नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आपके बीच पहुंच रहे हैं हम राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की जो विधानसभा है उन विधानसभा में पहुंचते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और जो वर्तमान विधायक होते हैं उनके क्या कामकाज रहता है। कामकाज को हम ब्यूरो जनता के सामने पेश करते हैं। उसी दरमियान हमारे साथ मौजूद है जतारण के वर्तमान विधायक अविनाश जी गहलोत। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहूंगा सर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है सर? सबसे पहले तो देखिए, मैं एक साधारण और मध्यम वर्ग परिवार से आता हूं और मेरे फादर नॉर्मली टीचर थे जी। 2011 में रिटायरमेंट हो गए। मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ है, मेरी जो मिसेज है वो हाउसवाइफ है। हम 4 भाई बहन हैं और इससे पहले हमारा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा राजनीतिक कोई ऐसा परिवार नहीं है, लेकिन हम साधारण परिवार। सर, प्रमुख कारण क्या रहा राजनीति में आने का आपका? देखिए, ये पार्टी का आशीर्वाद था। पार्टी का मैं समझता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक विधायक का टिकट मिल जाना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। छोटे कार्यकर्ताओं को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर अवसर मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा आधार बनता है सार्वजनिक जीवन में काम करने का। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईश्वर की कृपा थी, पार्टी का आशीर्वाद था, इसलिए मुझे ये मौका मिला। सर, सबसे पहले आपने कब सोचा कि मैं अब विधायक बनने के लिए दावेदारी पेश करूं? देखिए, शुरू से मुझे वैसे मैं लीडर बनने का शौक तो था, लेकिन 2010 में मेरा पहला चुनाव था, जब मैंने नगर पालिका के चेयरमैन का जब डायरेक्ट इलेक्शन था तब मैंने चुनाव लड़ा था जी। और उस समय दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया था, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में और ऐसा लगा कि मैं राजनीतिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा कर सकता हूं। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आना चाहिए। सर, आपके प्रमुख कामकाज कौन से रहे इस कार्यकाल के, जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक हूं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैं विपक्ष का एमएलए हूं जी। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो मैंने काम किए हैं जी, मैं अगर उंगली पे गिनाऊंगा तो आपको महसूस होगा कि विपक्ष में रहते भी मैंने इतने सारे काम जैतान की क्षेत्र की जनता के लिए करवाए। राजकीय अस्पताल की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा हमारे उपखंड का है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको 50 बेड का था, उसको 100 बेड में क्रमोन्नति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मांग पर विधानसभा में की है जी। उसमें 100 बेड में 75 बेड की स्वीकृति मिली है और आने वाले समय में 100 बेड का भी करवा देंगे जी। उसके अलावा हमने जो राजकीय पीजी महाविद्यालय एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें साइंस फैकल्टी नहीं थी, वो हमने स्वीकृति करवा दी जी। हमने यहाँ उप परिवहन कार्यालय भी खुलवा दिया जैतारण के अंदर, और जो आनंदपुर कालू पीएससी थी जी, मर पीएससी थी, उनको भी सीएससी में क्रमोन्नत करवा दिया जी। आनंदपुर कालू को उप तहसील में भी हमने स्वीकृत करवा दिया जी। और एसएम कार्यालय यहाँ जो पहले नहीं होता था वो भी हमने जैतारण में खुलवा दिया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेकर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमने सड़कों का जाल बिछाया है। और मेरे विधायक कोटे का जो 19.25 करोड़ रुपए में मिलता है 5 सालों का जी, उसमें 100% हमने लगभग उनकी स्वीकृति दे दी है। वो सारा काम हमारा 90% काम हमारा हो गया, कुछ जो काम बचे हैं वो अभी हो जाएंगे जी। सर, मैं जानना चाहूंगा, आपने विपक्ष में बैठ करके बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा है, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जब अशोक गहलोत साहब का क्या कामकाज, कितना संतुष्ट है आप उस कामकाज से? देखिए, सरकार तो ये फेल है। उसका कारण मैं ये बताता हूं कि सरकार बनने के पहले दिन से जब मतगणना हुई, मतगणना के बाद में एक क्लियर मेजोरिटी नहीं होकर एक बैलेंस मेजोरिटी सरकार को मिली थी। 200 में से 99 का बहुमत था उनके पास में, लेकिन निर्दलीय के सारे कहेंगे प्रलोभन देकर उनको उनके साथ साठ गांठ करके सरकार तो उन्होंने बना ली, लेकिन कुर्सी का जो झगड़ा चला था 2018 दिसंबर में, वो आज दिन तक चलता है। इसी के कारण आज जितनी समस्याएं राजस्थान की 8 करोड़ जनता को देखने को मिल रही है, मैं समझता हूं इससे पहले ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ जब जनता परेशान थी। और ये सरकार जो है, इन्होंने पूरे 5 साल अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए खर्च कर दिए, कभी जनता के हितों की तरफ नहीं देखा उन्होंने। अब चूंकि चुनाव का समय है, 6 महीने से इन्होंने जो घोषणाएं करना शुरू किया है, मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है और ऐतिहासिक हार इस बार राजस्थान में कांग्रेस की होगी। सर, कितनी सीटों भाजपा को मिलने वाली है?
देखिए, वैसे अगर बहुमत की बात करें तो एक सीट से भी अगर सरकार बनाए तो सरकार होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि 3/4 बहुमत के साथ में इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, क्या अविनाश गहलोत फिर इस बार मैदान में नजर आएंगे? देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 2018 में विधायक बनूंगा, जी, और मैं इस बार भी नहीं सोच रहा हूँ 2023 में भी मैं विधायक बनूंगा। ये पार्टी का अगर मुझ पे विश्वास रहेगा, पार्टी अगर मुझे सोचेगी कि मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए मैंने 5 सालों में काम किया है, मैं पार्टी के संगठन में काम किया है, तो निश्चित रूप से उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन मैं शुद्ध रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसकी पालना करूंगा। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो विधायक का कार्यकाल रहा सर, उसमें कौन कौन से कार्य बच गए जो बड़े कार्य थे, उन कार्यों को आप इस बार करवाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम राजस्थान के अंदर जो पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जी, जैतान में भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगभग 325 करोड़ रुपए की जवई जल परियोजना का काम माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने दिया था, लेकिन पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस योजना को पूरा नहीं किया। विधानसभा में मैंने कई बार इस संबंध में आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे मंत्री जी तक, नीचे कलेक्टर तक, शासन सचिव तक, सब लोगों से हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, लेकिन अभी तक इसके बारे में जो काम होना था, 125 गांव जो हमारे जुड़ने वाले थे उसमें से 70 से 80 गांव जुड़े। और जो समस्या पेयजल की है, मैं समझता हूँ जो मीठा पानी मिलने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की देन थी उसको कांग्रेस सरकार ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ये कभी नहीं चाहती कि यहाँ क्षेत्र की जनता को मीठा पानी मिले। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि सर जो आपने योजना बताई कि मीठे पानी की जब अभी भी समस्या है, उसके अलावा सर कौन सी बड़ी समस्या, क्योंकि सर बहुत बड़ा क्षेत्र है, हॉट सीट मानी जाती है, सर क्या कारण है सर इस चीज का? देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ समस्या समय के साथ में बढ़ती जाती है। जी, पेयजल की समस्या तो मैं समझता हूँ कि बड़ी समस्या है, लेकिन जो कुछ ऐसी सड़कें हैं जो वाकई में 15-15 साल पहले की बनी हुई है, जी, जो जिनका नियमों में आने के बावजूद भी जो क्षेत्रवासियों की मांग है वो रिपेयर नहीं हो पा रही, वापस उनको रिन्यूअल नहीं किया जा रहा। हमने कई बार विधानसभा में, आप अगर मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा एक भी इश्यू नहीं है राजस्थान से लेकर जैतान का जिसको मैंने सरकार के सामने नहीं रखा हो। लेकिन चूंकि सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है, उनके आपस में मंत्रियों के झगड़े हैं, आपस में विधायकों के झगड़े हैं, कार्यकर्ताओं से नेताओं के झगड़े, तो इसमें पूरा समय उनका निकले, कैसे भी करके उनको जनता से नहीं, उनको खुद की कुर्सी बचाने के में जो समय लगा ना, इसलिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। और जिस उम्मीद के साथ में, चलो एक सेकंड के लिए मान भी लेंगे उनको बहुमत मिला था, बहुमत का अंतर कितना था? 0.5% था, मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर था 200 विधानसभा सीटों में। ये कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बहुमत के साथ में कुठाराघात किया, जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। आज मैं आपको प्रमुख समस्या बताता हूं। एक तरफ सरकार कहते हैं बिजली फ्री देंगे, 50 यूनिट तक, 100 यूनिट तक का। आप एक बार मेरे क्षेत्र में गांव का दौरा कीजिए, शाम के समय गांव में लाइट कटौती हो जाती है बिना किसी नोटिस के। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे शाम को बिजली नहीं आती है। किसान बेचारा खेत से घर आता है, उसको लाइट नहीं मिलती है। माताएं बहनें खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, उनको लाइट नहीं मिलती है। विद्यार्थी वर्ग परेशान होता है, उसको पढ़ाई करनी है तो लाइट नहीं मिलती है। व्यापारी वर्ग दुकानों से आते हैं, घर पे खाना खाने के समय लाइट कट जाती है, और दिन में भी लाइट नहीं रहती है। और इवन तो आपने देखा होगा अभी 5 पावर प्लांट राजस्थान सरकार के बंद है। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्योर है, इसके कारण बंद है। उद्योगों में लाइट की कटौती हो रही है, शहरों में लाइट की कटौती हो रही है। और तो और अगर मैं कहूं कि इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 1 रुपया भी बिजली का नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने 6 से 7 बार इन्होंने पिछले 5 वर्षों में मतलब ये फ्यूल सरचार्ज के नाम पर, स्पेशल सरचार्ज के नाम पर उन्होंने बढ़ाया है। अभी आप अगर बिजली घर में जाकर देखेंगे तो फ्यूल सरचार्ज स्पेशल के नाम से इन्होंने जो रेटें तय किए उसमें अधिभार लगाया है। ये कोयले के नाम पर, कोयले की खरीद के नाम पर लगाया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार की कथन और कथन इतना बड़ा भारी अंतर जिसको जनता समझ रही है, ना पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, ना बिजली की समस्या का समाधान हो रहा है। आज गांव में डीपी जल जाती है, आज 6-6 महीने तक डीपी नहीं मिलती है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, 6-6 महीने नहीं आता है। केबल अगर जल जाते 6-6 महीने कोई जाने वाला नहीं है। पूरे स्टाफ के अंदर किसी विभाग में देख लीजिए, कर्मचारियों के पद खाली है। आज 3rd ग्रेड टीचर जो मैं बता रहा हूं आपको, ट्रांसफर के लिए पिछले 4.5 सालों में एक व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं किया। क्या कारण हो गया? जो सरकार के सहयोगी बन के काम करते हैं कर्मचारियां, उनके साथ में जितना ये षड्यंत्र किया है, जितना उनके साथ अन्याय किया है, क्या कभी माफ करेंगे उनको? मैं एक वर्ग की बात नहीं करता, मैं सारे सरकारी कर्मचारियों की बात करता हूं। उनके साथ में और तो इस सरकार में भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि कितने लोग पकड़े गए एसीबी के अंदर।
सरकार कहती है कि नहीं हमने ये काम किया, आपकी कहीं न कहीं इसमें लिप्तता थी, आपके भ्रष्टाचार में सरकार के मंत्री और बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे। सचिवालय के अंदर सोना मिल जाता है, सचिवालय के अंदर कैश पेमेंट मिल जाता है, आपका हर कोई न कोई छोटे से बड़ा अधिकारी मिल जाता है। मेरे जेतान में भी 3 से 4 अधिकारी कर्मचारी ट्रैप हुए एसडी के अंदर। ये सरकार की नाकामी है, सरकार का प्रशासनिक पावर फेल्योर है। कमजोर सरकार होने के कारण अधिकारी लूट मचाने का काम करते हैं और तंग परेशान होकर कोई भी व्यक्ति जब एसीबी की शरण लेता है, इसलिए वो पकड़ में आ जाता है। जी सर, रास जैसा बड़ी फैक्ट्री आपके विधानसभा क्षेत्र में आती है, तो सर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मंजर भी नजर आता है, तो सर उसको लेकर क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, पूरे राजस्थान की बेरोजगारी दर से अगर बात करें तो 28.5% के साथ में बेरोजगारी में भारत में 1 और 2 नंबर पर है राजस्थान। जी, मैंने विधानसभा में ये आवाज उठी, आप मेरे वीडियो देख लेना, मैं आधिकारिक आंकड़ा बताता हूं। हमने कहा कि स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो जो प्लांट लगे हैं उसके अंदर 75% के करीब स्थानीय व्यक्ति को रोजगार दिए जाने का कानून राजस्थान सरकार बनाए, लेकिन सरकार ने जवाब में यह कहा कि हम ये कानून नहीं बना सकते। तो अगर ये कानून सरकार बना देती तो कम से कम जो बेरोजगारी की 28.5% की जो दर है वो कम हो जाती है। सरकार ने रोजगार के नए साधन डेवलप नहीं किए, उसके कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार जो रीट के पेपर है वो चोरी हो जाते हैं, कांस्टेबल के पेपर चोरी हो जाते हैं, थानेदार के पेपर चोरी हो जाते हैं, लेक्चर के पेपर चोरी हो जाते हैं और जो टेक्नीशियन के चोरी हो जाते हैं। और कितने मैं बताऊं आपको, कम से कम 19 से 20 प्रकरण दर्ज हुए राजस्थान में पेपर लीक किया। गरीब आदमी बेचारा बच्चों को पढ़ाता है, लाख 2 लाख रुपए लगाकर कोचिंग करवाता है, लेकिन जो पेपर देने जाता है उसको पता लगता है पेपर आउट हो गया। कौन करता है इसमें अंदर? मैं बताता हूं, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी शामिल है। कल परसों आपने ये अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, पूर्व डीजी जो है एसीबी के बीएल सोनी साहब, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पाती है। ये सरकार पर सबसे बड़ा प्रश्न मैं कहता हूं, जो सरकार की रिकमेंडेशन पे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के एसीबी के अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये सरकार छोटे कर्मचारियों को फंसाती है, छोटे कार्रवाई करती है, लेकिन जो बड़ी मछली है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के शुद्ध फेलियर है। इतना बड़ा अधिकारी अगर ये बात करेगा तो इसके बारे में जनता के सामने तो कुछ बात कहने को बचा ही नहीं। सर ये तो स्टेट की बात होगी, लेकिन सर आपके विधानसभा क्षेत्र में रास जैसी बड़ी फैक्ट्री है, फिर भी बेरोजगारी मद्देनजर क्यों आता है? मैं उसीलिए कह रहा हूं, देखो रास फैक्ट्री के अंदर 70 से 75% के करीब लोकल एम्प्लॉयमेंट है। जी, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। मैंने आए दिन वहां हड़तालें होती रहती है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, भाई कितने, तो मेरे पास में डाटाज पड़े, जितने एम्प्लॉयमेंट है, जितने एम्प्लॉय है उसके अंदर 70% 75% करीब लोकल है और वहां के लोगों को पता है। क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, राजस्थान सरकार और कोई कामकाज नहीं करे, इसलिए सब लोगों को लगता है कि नहीं फैक्ट्री में हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैन पावर के स्थान पर उन्होंने मशीनरी को ज्यादा उपयोग में लेना शुरू कर दिया है। तो आज एक मशीन अगर आती है तो वो 100 लोगों का काम कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कारण भी रहा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जो लगे हुए लोग हैं उनको तो कम से कम नहीं हटाए। ये आपकी बड़ी समस्या है कि आपने राष्ट्र की बात तो कर दिया, लेकिन न्यूको और अल्ट्राटेक जो भी नया लगा है उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट 25% के करीब है। मैंने जब इनसे रिकॉर्ड लिया था तो अल्ट्राटेक जो भी नया लग रहा है टोंगड़ा बलाडा के अंदर, उन्होंने कहा था कि हमने लोकल को डिफाइन करने का प्रयास किया है। हमने कहा कि लोकल का मतलब ये होता है जिस रेंज के अंदर फैक्ट्री लगती है उस रेंज के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लोगों को लोकल माना जाए। जिनकी जमीन हम लोग एक्वायर करते हैं उनको प्राथमिकता के साथ रोजगार मिले। पॉल्यूशन जो आस पड़ोस के खेती वाले लोग हैं उनको वो रोजगार मिले, और जो 10-15 किलोमीटर जो खनन प्रभावित क्षेत्र है पंचायतें उनके लोगों, उसके बाद जेतान विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद पाली, उसके बाद राजस्थान। तो सरकार कहीं की कानून कमजोर होने के कारण में क्षेत्र के लोगों को वो फायदा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। जी सर, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे। सर विधानसभा क्षेत्र जेतान में अभी वर्तमान आप विधायक हैं सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से विधायक उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है सर। देखिए, मैं समझता हूं कि यह शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जनाधार है। जब स्थिति कमजोर होती है तो कोई टिकट नहीं मांगता है। 1980 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं था, भारतीय जनता गठन नहीं हुआ था, उस समय आपने देखा जनसंख्या के जमाने से 2-2 एमपी हमारे जीत के आए थे। 1952 से जब चुनाव होने शुरू हुए, 80 के बाद में आपने देखा हो जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद में जब जनाधार बढ़ा तो धीरे धीरे प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ती गई, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई, फिर वोटर की संख्या भी अपने पक्ष में ज्यादा बढ़ती गई। तो इसमें बुरी बात क्या है? लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया है। जितना प्रधानमंत्री जी के वोट की ताकत होती है वही एक गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति की वोट की ताकत होती है। और मैं तो समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को वोट टिकट मांगने का अधिकार है। होना ये चाहिए कि जिसको भी पार्टी तय करती है उसके साथ में जुड़ना चाहिए और टिकट मांगने के लिए खुद को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि मैंने ये किया और मैं ये करूंगा।
आपको अगर दो लाइन के बीच में अपनी लाइन को बड़ा करेंगे तो आपकी बड़ी लाइन दिखेगी। जी। आप सोचते दूसरे की लाइन को मिटा के करेंगे तो ये संभव नहीं होता है। कामकाज के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर, आपके व्यवहार के आधार पर जनता वोट करती है। अब वो जमाना नहीं रहा, अब ये मोदी जी का जमाना है जिसमें पूरा ऊपर से मॉनिटरिंग होती है कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे सामने कितने लोग बैठे, उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में होती है। सर ये तो आपकी बात हो गई टिकट की। सर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर 1% चांस अगर अविनाश गहलोत को इस बार मैदान में नहीं उतारा गया तो क्या सर पार्टी से बगावत ना आएगी? देखिए, मुझे 2018 में छोटे से कार्यकर्ता को विधायक बना दिया पार्टी ने। जी। मैं इस काबिल अपने आप को समझता नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैंने चुनाव से पहले भी ये कहा था, मुझे तो 5 साल का अवसर चाहिए। चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। इन 5 साल के आधार पर अगर मैं काम कर सकूं, जी। पार्टी की नजर में मैं अगर कार्य कर सकूं, तो ही मुझे पार्टी मौका देती है। अगर पार्टी मुझे मौका नहीं देती, मैं तो आपके सामने सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं तो ऐसा नहीं कि आपके सामने, मैं सार्वजनिक मंच में कहता हूं, जिस व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसके साथ में मजबूती के साथ में खड़े होंगे। सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूंगा जिस व्यक्ति के साथ में खड़ा होऊंगा कि नहीं, ये हमारा जो सिंबल है, हमारा कमल का फूल है। हमारे व्यक्ति बदलते रहते हैं, हमारी पार्टी का विचार कभी नहीं बदलता है, इसलिए हम लोग उनके साथ में रहते हैं जो पार्टी को, विचारों को अपने अंदर अधिग्रहण कर लेते हैं, उसके विचारों पर चलते हैं लोग, हम उनके साथ में रहते हैं। सर ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से क्या जनता से अपील करना चाहेंगे के दांसों से? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो मेरी विधानसभा के संबंध में सवाल पूछे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मीडिया की आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले, मेरा ये ऐसा सोचना है जी। जब तक आपके सामने बातें नहीं आएगी, आपकी आलोचना नहीं होगी, तो मुझे लगता है आपके अंदर के स्वभाव को निखारने का अवसर नहीं मिलेगा, अच्छा काम करने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। और मैं ये भी समझता हूं कि देखो, राजनीति हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो सकता है मेरे से और काबिल लोग हैं जी, लेकिन काम करने का अवसर उनको मिलता है जिनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है। जी। जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो अवसर अपना, उनकी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता है, तो वही लोग कर पाते हैं जिनको अवसर मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैंने इसलिए तो काम करके दिखाया क्योंकि मुझे अवसर मिला है। जी। हो सकता है मेरे से ज्यादा काबिल लोग और भी होंगे, लेकिन पार्टी ने मुझे भरोसा जताया है, उनको लगा होगा कि मैं जीत सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ, ये बताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो ये आपका चैनल है, उसके माध्यम से पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो इतना कहता हूँ कि मीडिया का जितना परसेप्शन रहता है, जो जनता के बीच में जाकर निष्पक्ष रूप से काम करने का, मैं समझता हूं कि आप लोगों को करना चाहिए। जी सर। जो जानकारी आप लोग देंगे, कहीं न कहीं पब्लिक उस पर विश्वास करती है। जी। लेकिन कहीं आपने पक्षतापूर्ण अगर कोई वातावरण बना दिया या पक्षतापूर्ण आपने कोई बात कर दी, एक बार तो आप कर देंगे, लेकिन जब उसकी हकीकत धरातल पर आएगी तो फिर आपके चैनल पर या किसी व्यक्ति पर जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। जी, बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से, निष्ठा से काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो राजनीति में मैं हूं, चाहे मीडिया में आप हैं। लोकतंत्र के अंदर हम लोग मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं। जी। क्यों नहीं हम उनका सम्मान करें? आपके सवालों का जवाब देने की मेरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हुआ। जी। और विधायक से लोग सवाल नहीं करेंगे, किससे करेंगे? और मैं इससे पहले पद पे नहीं था, मुझे कोई सवाल नहीं पूछता था। आज पद पे हूं, जैतान का प्रथम व्यक्ति होने के नाते मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं जनता के साथ में खड़ा रहूं, हर एक उस समस्या के समाधान के लिए अपना 100% योगदान दूंगा। प्रयास करने में कभी कोई कमी रखनी नहीं चाहिए। और मैं तो आज, चूंकि गोगा नवमी का अवसर भी है, हमारा जो प्रदेश है ये धार्मिक संस्कृति वाला रहा है, हमारा देश जो है धार्मिक संस्कृति का रहा है। आइए हम सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान दे। समाज के अंदर भाईचारा बना रहे, प्रेम भाव बना रहे। राजनीति तो आती रहेगी, वोट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमेशा अपने परिवार का, समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, समाज के अंदर निर्माण में अपनी भागीदारी सकारात्मक रूप से कितनी हो सकती है, उस पर हम सब लोगों को अपना योगदान देना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि बदलते हुए भारत में, बढ़ते हुए भारत में नरेंद्र मोदी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने में ही इस देश का फायदा है। और आज चूंकि आपने देखा होगा कि जनसंख्या के मामले में हम चीन को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर हैं। जी। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो मोदी जी का सपना है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम आने वाले ये 2030 तक बनेंगे। 47 तक प्रथम नंबर पर अर्थव्यवस्था बनेगी। तो ये कहीं न कहीं मोदी जी के काम के ऊपर जनता की मोहर है। 140 करोड़ लोगों का जो आशीर्वाद है मोदी जी के ऊपर, उसके साथ हम सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए। वरना इस देश को तोड़ने वाले बहुत लोग थे, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत लोग थे। आज एक ऐसे योद्धा के रूप में हमारे सेनापति मोदी जी तैयार हैं, जिन्होंने अपने पीछे पूरे देश की जनता को अपना परिवार समझकर काम किया है। मैं समझता हूँ आपका चैनल भी कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देगा, इस बात को साबित करेगा कि जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सबकी सामूहिक जवाबदारी निश्चित होनी चाहिए। ये संप्रदाय, जाति, धर्म, वर्ण, विशेष, ये सारी एक तरफ,
और राष्ट्र एक तरफ अगर होगा तो मैं समझता हूं भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी, ये थे हमारे साथ अविनाश जी गहलोत, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और राजस्थान भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता किन्हें जनादेश देती है और किस तरफ परिवर्तन होता है या सत्ता का वही वापस दौर आता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। मिलते हैं किसी और प्रत्यक्ष के साथ। सत्ता का संग्राम।